डियर स्टूडेंट्स, इसके पिछले लेक्चर में हम गॉसियस थ्योरम पर बात किए थे और उसी दिन ये भी हम बता दिए थे कि अगले लेक्चर में हम गॉसियस थ्योरम के एप्लीकेशन पर चर्चा करेंगे। तो थोड़ा सा हम पीछे का एक बार रिवाइज कर दे रहे हैं। गॉसियस थ्योरम का यूज क्यों पढ़ा, एक बार ये हम फिर से समझा दे रहे हैं। गॉसियस थ्योरम का यूज हम जो पिछला चैप्टर पढ़े उस पिछले चैप्टर में किसी पॉइंट चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना समझ लिए थे, किसी पॉइंट चार्ज के सिस्टम के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना सीख लिए थे। लेकिन अगर कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन हो, सतत रूप से किसी पृष्ठ पर आवेशों का वितरण हो, कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन हो, तो उस कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के कारण, ध्यान देना यहाँ पर, तो उस कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के कारण हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना पिछले चैप्टर में नहीं जानते थे। उस कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना, ध्यान देना यहाँ पर, उस कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना उस शायद फार्मूले से पॉसिबल नहीं था। तो उसके लिए हम आगे चलकर गॉसियस थ्योरम पढ़े, जो गॉसियस थ्योरम फाई ई इज इक्वल टू क्यू अपान एप्सिलॉन 0 के रूप में हमने पढ़ा। फाई ई इज इक्वल टू क्यू अपान एप्सिलॉन 0 के रूप में पढ़ा था। और ये पढ़ने की जरूरत इसलिए पड़ी क्योंकि कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, सतत आवेश वितरण के कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है वो कूलॉम्स लॉ और जो भी पीछे पड़े उसके आधार पर उस पर डिपेंड नहीं था। किसी कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना पॉसिबल नहीं था, तो उसको निकालने के लिए हमने गॉसियस थ्योरम पढ़ा और आज हम लोग गॉसियस थ्योरम का एप्लीकेशन पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? गॉसियस थ्योरम का एप्लीकेशन। तो हमारे सिलेबस में जो है वो गॉसियस थ्योरम का 3 यूज है। पहला क्या है? अनंत लंबाई के सीधे तार के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, जो हम लोगों के क्लास 12th में फिजिक्स पार्ट 1 के सिलेबस में रखा गया। वो 3 पार्ट रखा गया। पहला पार्ट क्या? पहला टॉपिक रखा गया अनंत लंबाई के सीधे तार के कारण या सीधे तार के निकट विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, ये पहला पॉइंट था हम लोगों के सिलेबस में। दूसरा है समतल चादर के निकट विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, समतल चादर के निकट विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, ये एक पॉइंट है। और तीसरा जो हम लोगों का है वह किसी गोलीय कोष के कारण, किसी गोलीय कोष के निकट विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। और अगर ले तो एक छोटा सा और एप्लीकेशन है बिंदु आवेश के कारण, जो कि हम पहले चैप्टर में पढ़ चुके हैं, लेकिन गॉसियस थ्योरम के आधार पर भी निकालना हम लोग सीखते हैं, तो ये भी जोड़ सकते हो। बिंदु आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ये 4 एप्लीकेशन हम लोग अपने क्लास
12th की फिजिक्स के पार्ट 1 में पढ़ते हैं। गॉसियस थ्योरम का अनुप्रयोग एप्लीकेशन इन 4 रूपों में। पहला क्या, अनंत लंबाई के सीधे तार के निकट विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालने में। दूसरा, किसी समतल चादर के निकट। तीसरा, किसी गोलीय कोश के निकट। और चौथा, किसी बिंदु आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की। तो इस टॉपिक को तो कुछ समझाना ही नहीं है, इसको बहुत अच्छी तरीके से तुम लोग पहले चैप्टर में समझ चुके हो, तो डेरिवेशन तो हम कराएंगे ही, लेकिन किसी बिंदु आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता समझाना कोई नया नहीं है, आप लोगों के लिए पुराना है। नया 3 है ये, अनंत लंबाई के सीधे तार, समतल चादर और गोलीय कोश। गोलीय कोश, यहां पर ध्यान दो, गोलीय कोश क्या है। गोलीय कोश, फुटबॉल देख रहे हैं ना, फुटबॉल के शेप का अगर कोई चालक मिले, फुटबॉल के शेप का अगर कोई चालक मिले और उस चालक के कारण अगर हमको इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना हो, तो उन टॉपिक को हम इस टॉपिक के अंदर कंटेंट करके रखे हैं। किसी गोलीय कोश के निकट विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। फुटबॉल के शेप का कोई गोल, चाहे खोखला हो चाहे ठोस हो, उससे नहीं मतलब है, लेकिन गोल शेप का हो, तो उस टॉपिक को हम रखे हैं किसके अंतर्गत, किसी गोलीय कोश के निकट विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालना। दूसरा क्या है, समतल चादर के निकट विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। समतल चादर देखो किसके लिए यूज किया गया है, घरों में पर्दा यूज होता है ना, पर्दा। अगर पर्दे के इतना सेम पर्दे के जैसा पतला, पर्दे के जैसा लंबा चौड़ा कोई चालक प्लेट आ जाए, तो उसको हम लोग समतल चादर, प्लेन सीट बोलते हैं। उसको क्या बोलते हैं, समझने के लिए ये समझ सकते हो कि ये जैसे बुक का ये पतला सा एक पेज, ये समतल चादर का काम करेगा, प्लेन सीट का। ये इतना पतला, जिसकी मोटाई, लंबाई और चौड़ाई की अपेक्षा नगण्य हो, ऐसे अगर कोई मिल गया ना, ये पेज, ये समतल चादर कहलाएगा। ये क्या कहलाएगा, समतल चादर कहलाएगा। तो देखो, हम 2 टॉपिक तुम लोगों को समझा चुके। पहला टॉपिक क्या समझा चुके, पहला टॉपिक क्या समझा चुके कि किसी गोलीय कोश के निकट विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालना समझा दिए। दूसरा क्या, समतल चादर के निकट, समतल चादर का मतलब प्लेन सीट का मतलब किससे है। और तीसरा क्या है, अनंत लंबाई के सीधे तार के निकट विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। हम उल्टा इसलिए समझाए क्योंकि यही आज हम लोगों को पढ़ना है, तो हमने कहा उसको लास्ट में ही देखा जाए, जिसको आज खत्म कर देना। हम लोगों का क्या है आज पहला टॉपिक, अनंत लंबाई के समतल अनंत लंबाई के सीधे तार के निकट। तार देख रहे हो ना, ऐसे मान लो मार्कर, एक पतला सा तार, अब ये लंबा होता, अनंत लंबाई का होता, अनंत विस्तार का लंबाई का होता, तो इसी तार के निकट अगर हमको इलेक्ट्रिक फील्ड, जैसे इसमें करंट जा रहा है, तो इसमें इधर इस अगर इस पर आवेश है तो इसके चारों ओर इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा कैसा, उसको जो निकालना होगा, वो हम लोगों का आज ये टॉपिक है, अनंत लंबाई के सीधे चालक तार के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। अब हम लोग आज का ये यूनिट पढ़ेंगे। आज का यूनिट क्या है, अनंत लंबाई के सीधे चालक तार के निकट विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। आज का हम लोगों का हेडिंग क्या है, अनंत लंबाई के सीधे तार के निकट विद्युत क्षेत्र की तीव्रता।
अब यहाँ पर ध्यान दो, थोड़ा सा कंफ्यूजन हो सकता है, तो उस कंफ्यूजन को दूर करने के लिए थोड़ा सा हम मसाला तैयार कर दिए तुम लोगों के लिए तैयार कर लिए। क्या? जैसे हम लोग किसी बिंदु आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकाले 1/4 पाई एफ sin L0 Q/r², ये निकाले ना, निकाले थे हम लोग। वैद्युत द्विध्रुव के कारण निकाले 1/4 पाई एफ sin L0 2p/r³। एक और निकाले निरक्षीय स्थिति में 4 पाई एफ sin L0 p/r³। ये जैसे निकाले वही इलेक्ट्रिक फील्ड आज भी निकाल रहे हैं, लेकिन किसके लिए? किसी अनंत लंबाई के तार के लिए। जैसे हम किसी एकल बिंदु आवेश के लिए, किसी बिंदु आवेश के लिए पहले चैप्टर में निकाले E = 1/4 पाई एफ sin L0 Q/r। किसी द्विध्रुव के लिए निकाले, किसी द्विध्रुव के लिए अक्षीय स्थिति में ये निकाले, निरक्षीय स्थिति में ये निकाले। इसी तरीके से आज हम लोग अनंत लंबाई के सीधे चालक तार के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने जा रहे हैं। अब देखो कैसे निकालने जा रहे हैं। हमने मान लिया कि एक कोई मेरे पास L लंबाई का तार है। बहुत ध्यान से बारीकी से समझना। हमने मान लिया मेरे पास कोई L लंबाई का तार है, कोई L लंबाई का क्या है? तार है। जब इसको देखो, एक चीज तो और बताना भूल ही गए, पहले लेक्चर में, एकदम पहले लेक्चर में हम इसको बताए थे, इसलिए भूल गए। ये भूल गए कि जब किसी चालक को आवेश दिया जाता है तो उसकी सतह पर एक समान रूप से वितरित हो जाता है, ना कि अंदर जाता है, ना कि वह अंदर जाता है। जैसे इमेजिन करने के लिए एक फुटबॉल ले लो। फुटबॉल के शेप साइज का कोई गोल चालक पदार्थ हो तो मतलब खोखला है। जब उसको आवेश दिया जाएगा तो उसके ऊपर फैल जाएगा। अब एक ठोस गोला ले लो तो कुछ लोग सोचेंगे अब उस पर आवेश ज़्यादा आएगा क्योंकि उसके आवेश अंदर भी चला जाएगा। ये कन्फ्यूजन मत करना, कभी भी आवेश अंदर नहीं जाता है। आवेश उस पदार्थ के, उस वस्तु की सतह पर ही होता है, अंदर नहीं जाता है। समझ में आया? सतह पर ही होता है, अंदर नहीं जाता है। तो देखो, जब ये L लंबाई का एक तार लिए, जब हमने इसको +Q कूलम आवेश दिया तो वह दिया गया आवेश उस चालक तार में एक समान रूप से क्या हुआ? वितरित हो गया, फैल गया। क्या हुआ? एक समान रूप से वितरित हो गया, फैल हो गया। चूंकि अब देखो, हम पहले चैप्टर में पढ़ाए थे रेखीय आवेश घनत्व। रेखीय आवेश घनत्व पढ़ाए थे, क्षेत्रीय आयतन। आज हमको इसकी जरूरत पड़ गई रेखीय आवेश घनत्व की। शायद वहां पर भी हम बहुत अच्छे तरीके से समझाए थे। हमने कहा था सेकेंड चैप्टर में जब हम गॉसियस थ्योरम पढ़ाएंगे तो हमको रेखीय आवेश घनत्व की जरूरत पड़ेगी। रेखीय आवेश घनत्व लैम्डा बराबर Q/L पढ़ाए थे। रेखीय आवेश घनत्व लैम्डा बराबर क्या पढ़ाए थे? Q/L। जिसको भी कंफ्यूजन है वो पीछे जाकर देख सकता है। क्या पढ़ाए थे? रेखीय आवेश घनत्व लैम्डा = Q/L। तो देखो, अब तक हम काम क्या किए? जो काम किए एक बार फिर से उसको याद करते हैं। हमने एक L लंबाई का कोई तार ले लिया सीधा और उसको हमने +Q कूलम आवेश दे दिया। जैसे ही हमने उसको +Q कूलम आवेश दिया तो वह दिया गया आवेश पूरे चालक तार पर फैल गया। चूंकि चालक तार एक बीमीय है इसलिए उसके पास रेखीय आवेश घनत्व होगा और वह रेखीय आवेश घनत्व क्या होगा? Q/λ होगा। कोई डाउट? कोई डाउट नहीं होना चाहिए। कोई डाउट है? कोई डाउट हो तो फिर से देखो। हमने क्या लिया? L लंबाई का कोई चालक तार लिया और जब उस L लंबाई के चालक तार को हमने +Q कूलम आवेश दिया तो वह दिया गया आवेश उस चालक तार पर एक समान रूप से वितरित हो गया। चूंकि चालक तार
एक डिमीय है, इसलिए उसमें रेखीय घनत्व लैम्डा इज इक्वल टू क्यू बाई यल आ गया। जो कुछ यहाँ पर हम माने वो यहाँ पर लिख दे रहे हैं। क्या माना? यल लंबाई का स्मॉल यल लंबाई का चालकता, सीधा चालकता, स्मॉल यल लंबाई का सीधा चालकता, जिसे प्लस क्यू कूलाम आवेश देने पर, कूलाम आवेश देने पर उस पर एक समान रूप से फैल जाता है, एक समान रूप से वितरित हो जाता है या फैल जाता है। अतः इस चालक तार का रेखीय आवेश घनत्व, रेखीय आवेश घनत्व लैम्डा इज इक्वल टू क्या होगा? क्यू बाई यल। और क्लियर करना चाहें तो यहीं से क्यू इज इक्वल टू क्या आ जाएगा? लैम्डा इंटू यल। समीकरण नंबर 1 क्यू इज इक्वल टू क्या आ गया? लैम्डा यल। देखो जो कुछ हम अब एक्स्ट्रा कुछ भी नहीं किए, एक भी पॉइंट हमने एक्स्ट्रा नहीं लिखा, जो ये फिगर बना है वही सेम लिख दिए। हमने यल लंबाई का कोई सीधा तार लिया और जब इस यल लंबाई के सीधा तार को हमने प्लस क्यू कूलाम आवेश दिया तो वह दिया गया आवेश इस चालक तार पर एक समान रूप से फैल गया और जिसके कारण उसमें रेखीय आवेश घनत्व तो आ गया लैम्डा इज इक्वल टू क्यू बाई एल, क्यू इज इक्वल टू लैम्डा बाई एल। अब देखो, अब हेडिंग फिर से पढ़ो। हमको क्या करना है? अनंत लंबाई के सीधे तार के निकट वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है। मतलब इस चालक तार के निकट हमको वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है। तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालने के लिए बिंदु चाहिए। तो हमने क्या किया? इस चालक तार से r दूरी पर एक बिंदु P मान लिया। कितनी दूरी पर? r दूरी पर एक बिंदु P मान लिए और हमने लिखा माना चालक तार से r दूरी पर, माना चालक तार से r दूरी पर एक बिंदु P है, एक बिंदु P है जिस पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। नोट बनाते चलना, बार बार हम कह रहे हैं, कॉपी पेन के साथ बैठा करो। हो गया। अब एक लफड़ा आ गया। देखो बहुत ध्यान से समझो। अब तक जो हमारे कोई हेडिंग में कह रहा था वो करते चले गए। हमने एक एल लंबाई का कोई चालक तार ले लिया जिसको हमने प्लस क्यू कूलाम आवेश दिया और प्लस क्यू कूलाम आवेश देने के कारण वह आवेश उस पर एक समान रूप से फैल गया, जिसके कारण रेखीय आवेश घनत्व लैम्डा इज इक्वल टू क्यू बाई एल मिल गया। वहां से हम लैम्डा निकाल दिए या क्यू निकाल दिए, क्यू इज इक्वल टू लैम्डा एल। अब हमको इस चालक तार के निकट वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी थी, इसलिए हम इस चालक तार से r दूरी पर कोई बिंदु P ले लिए जिस पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। चूंकि हमको, अब बहुत ध्यान से यहाँ पर पढ़ना, चूंकि हमको यहाँ पर गॉसियस थ्योरम के हेल्प से वैद्युत क्षेत्र निकालना है। किससे निकालना है? गॉसियस थ्योरम से।
तो गॉसियस थ्योरम लगाने के लिए एक काल्पनिक पृष्ठ की ज़रूरत होती है। देखो गॉसियस थ्योरम को एक बार अगर रिपीट करो तो गॉसियस थ्योरम में सीधा लिखा है किसी बंद काल्पनिक पृष्ठ से गुजरने वाला, मतलब बिना काल्पनिक मतलब एक पृष्ठ माने काम नहीं हो सकता है। तो गॉसियस थ्योरम अगर लगाना है तो एक पृष्ठ की ज़रूरत पड़ेगी, और उस पृष्ठ को मानने के लिए हमने क्या किया, जितनी दूरी पर इधर बिंदु P लिए उतनी ही दूरी पर इधर एक बिंदु P डैश ले लिए, और क्या किए, P और P डैश की सहायता से एक हमने बेलन खींच दिया। अब देखो मेरे पास गॉसियन पृष्ठ तैयार हो गया। जितना लंबा तार था उतना लंबा हमने क्या किया, एक बेलनाकार गॉसियन पृष्ठ खींच लिया। एक बेलनाकार क्या कर लिए, गॉसियन पृष्ठ खींच लिए। एक बेलनाकार गॉसियन पृष्ठ खींच लिया। अब देखो जरा, तार जितना लंबा था उतना लंबा गॉसियन पृष्ठ हुआ, यानी गॉसियन इस बेलन की लंबाई कितनी है, यल है, और त्रिज्या कितनी है, आर है। अब यहाँ पर उसको भी लिखना पड़ेगा। क्या लिखना पड़ेगा कि तार के निकट स्मॉल आर त्रिज्या का एक समाक्षीय स्मॉल आर त्रिज्या का एक बेलनाकार गॉसियन पृष्ठ की कल्पना करते हैं। तार के चारों ओर, निकट नहीं चारों ओर, तार के चारों ओर आर त्रिज्या तथा यल लंबाई के आर त्रिज्या तथा स्मॉल यल लंबाई के बेलनाकार गॉसियन पृष्ठ की कल्पना करते हैं। बेलनाकार गॉसियन पृष्ठ की कल्पना करते हैं जिससे गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स फाई इज इक्वल टू फाई 1 प्लस फाई 2 प्लस फाई 3 इज इक्वल टू। अब आगे यहाँ पर समझो, समझने के लिए थोड़ा सा टाइम देना पड़ेगा। देखो यहाँ पर इसके अंदर से ऐसे तार गया है ना, ध्यान देना। तो उस तार के चारों ओर ऐसे यही एक बेलनाकार गॉसियन पृष्ठ है। जैसे कॉपी को हम मोड़ के रखे हैं, तो ध्यान से देखना। तो इसमें देखो 3 पृष्ठ हैं। पहला ये सपाट पृष्ठ, दूसरा ये सपाट पृष्ठ, और ये एक वक्र पृष्ठ। 3 पृष्ठ हैं। ये सपाट पृष्ठ, बहुत ध्यान से देखना, और एक वक्र, ये वक्र पृष्ठ, और ये सपाट पृष्ठ, ये सपाट पृष्ठ। 3 पृष्ठ है ना। तो देखो यहाँ पर भी 3 है। ये वक्र पृष्ठ, सपाट पृष्ठ S1, सपाट पृष्ठ S2, और ये वक्र पृष्ठ S3। 3 पृष्ठ हैं। अब देखो इसका मतलब इस बेलन से 3 साइड से मतलब जो पूरा वैद्युत फ्लक्स निकलेगा वो 3 भागों में डिवाइड है। एक ऊपर वाला, नीचे वाला, जिसको सपाट पृष्ठ S1 और S2 कहते हैं, और ये वैद्युत फ्लक्स, और ये वक्र पृष्ठ
S1 या यहाँ पर S3 माने हैं। अब देखो क्षेत्रफल सीधे बाहर होता है सदैव। किसी पृष्ठ का क्षेत्रफल अवयव, जैसे ये देखो, ये किधर दिखाई दे रहा है, सामने की ओर दिखाई दे रहा है, सपाट है ना, ये इधर दिखाई दे रहा है ऐसे, ये देखो सपाट है, ऐसे दिखाई दे रहा है, ये नीचे वाला सपाट है। तो ये देखो अगर हम यहाँ पर एक छोटा सा पैच कंसीडर करें तो ये पैच जो है इसका क्षेत्रफल अवयव DA बाहर की ओर होगा। यहाँ पर अगर ऊपर कोई पैच कंसीडर करें तो इसका क्षेत्रफल अवयव ऐसे DA बाहर की ओर होगा। यहाँ पर कोई पैच ऐसे कंसीडर कर लें या इधर कर लें तो इस पैच का जो क्षेत्रफल अवयव होगा, ध्यान देना पैच क्यों करते हैं, पैच इसलिए करते हैं कि अभी पैच के कारण निकाल कर और समाकलन कर देंगे, क्षेत्रफल अवयव बाहर की ओर होगा। कुछ लोग कंफ्यूज हो रहे हैं, उन कंफ्यूजन वाले श्रीमान जी के लिए निवेदन है कि फिर से मेरे एग्जाम्पल को देखें। जैसे देखो यहाँ पैच अगर हम कंसीडर किए तो ये जो कागज दिख रहा है किधर दिख रहा है, मेरी तरफ ना, तो क्षेत्रफल अवयव ऐसे इधर हो जाएगा। इधर करें तो क्षेत्रफल इधर दिख रहा है ना, ऐसे हो जाएगा, ये मार्कर की दिशा में, इधर तो इधर। ये देखो ऊपर सपाट, तो ये किधर दिख रहा है, ऐसे तो दिख रहा है, वही कर दिए हैं। अब वैद्युत क्षेत्र अगर लें तो वैद्युत क्षेत्र किसी पृष्ठ से सदैव लंबवत निकलता है, यानी इधर वैद्युत बल रेखाएं ऐसे, बहुत ध्यान से देखना, अगर इसके अंदर कोई आवेश है तो वैद्युत बल रेखाएं ऐसे निकलेंगी ना, इधर से चारों ओर, यानी कि जो यहाँ पर वैद्युत फ्लक्स निकलेगा वो इसी पर निकलेगा। वैद्युत क्षेत्र E और DA एक ही दिशा में होगा। लेकिन देखो ऐसे इधर निकला और ऊपर जाएगा ना, ऊपर जाएगा, यहाँ से जो निकलेगा वो ऊपर जाएगा, यानी कि यहाँ पर ये ऐसे जाएगा, ये E होगा, यहाँ 90 डिग्री बन रहा है, यहाँ पर E नीचे होगा, 90 डिग्री होगा। अब तक इसको तुम लोग नोट कर चुके होंगे। देखो यहाँ और यहाँ 90 है और यहाँ 0 डिग्री है, ये नोट कर चुके हो अब तक तुम लोग। अब देखो गुजरने वाला कुल वैद्युत फ्लक्स हम लिखे थे ना, E इज इक्वल टू फाई इज इक्वल टू क्या, φ1 प्लस φ2 प्लस φ3। ये देखो φ1 प्लस φ2 प्लस φ3 लिखे कहाँ से थे, तीन पृष्ठ है S1 S2 S3। S1 से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स φ1 इज इक्वल टू देखो BA cos BDA cos थीटा होता है ना, यहाँ cos कितना डिग्री है, 90 डिग्री है, EDA cos 90, cos 90 का मान कितना होता है, 0, पूरा क्या हो गया, यानी गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स φ इज इक्वल टू φ1 का मान 0। इस यहाँ पर देखो S2 φ2 इज इक्वल टू क्या, ये भी 90 है, ये भी 0, जबकि यहाँ पर क्या है, cos 0 है, तो हो जाएगा EDA cos 0 का मान होता है 1, तो हो जाएगा φ इज इक्वल टू 0 प्लस क्या, EDA। लेकिन ऐसे इतनी शांति से नहीं, इसके लिए जो चर्चा किए हैं ये लिखना पड़ेगा कि इस बेलनाकार गॉसियन पृष्ठ के सपाट पृष्ठ S1 व सपाट पृष्ठ S2 पर क्षेत्रफल अवयव DA व वैद्युत क्षेत्र एक दूसरे या वैद्युत क्षेत्र या उससे गुजरने वाले वैद्युत फ्लक्स परस्पर लंबवत हैं या वैद्युत क्षेत्र लंबवत हैं, जिसके कारण सपाट पृष्ठ S1 व S2 से होकर गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स शून्य होगा, जबकि वक्र पृष्ठ पर क्षेत्रफल अवयव और वैद्युत क्षेत्र एक ही दिशा में है, इसलिए वहां से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स EDA होगा। अर्थात वैद्युत फ्लक्स अर्थात गॉसियन पृष्ठ से गुजरने वाला कुल वैद्युत फ्लक्स फाई E इज इक्वल टू EDA होगा। तो नेट वैद्युत फ्लक्स, अब देखो नेट वैद्युत फ्लक्स ये जानते हो कहाँ है, ये इन तीनों पैच से निकलने वाला है। तो अगर हम संपूर्ण गॉसियन पृष्ठ से निकालें तो इसी का क्या हो जाएगा, समाकलन हो जाएगा।
और लिखेंगे इस प्रकार संपूर्ण गॉसियन पृष्ठ से, इस प्रकार संपूर्ण गॉसियन पृष्ठ से, संपूर्ण गॉसियन पृष्ठ से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स, गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स तो क्या हो जाएगा, फाई ई इज इक्वल टू होल इंटीग्रल ई डी ए को बाहर कर लेंगे, फाई ई इज इक्वल टू ई को बाहर कर लेंगे और लिख देंगे डी ए क्या है, पृष्ठीय क्षेत्रफल, और ये है क्या, बेलन। बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, 2 पाई आर एच के जगह पर यहाँ क्या है, यल, क्या हो जाएगा 2 पाई आर यल। तो यहाँ पर लिख देंगे फाई ई इज इक्वल टू ई इंटू 2 पाई आर यल। और थोड़ा सा सब्र करने की जरूरत है। यहाँ इसको समीकरण नंबर हम 2 मान लिए, इसको क्या मान लिए, समीकरण नंबर 2, कोई डाउट नहीं। अब देखो, अब फिर से फाई इज इक्वल टू क्या हो गया, ई इंटू 2 पाई आर यल। लेकिन गॉसियस थ्योरम क्या कहता है, जरा मुझे बताओ। गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स क्या निकाल दिए, फाई इज इक्वल टू ई इंटू 2 पाई आर यल। लेकिन गॉसियस थ्योरम से क्या होता है, लेकिन गॉस के परिमेय से, जबकि गॉस का परिमेय क्या कहता है, जरा हमको बताओ। गॉस के परिमेय से, गॉस का परिमेय क्या कहता है, फाई ई इज इक्वल टू क्या होता है, क्यू अपान एप्सिलॉन 0 होता है। जबकि इसको समीकरण 3 मान लो, जबकि गॉस का परिमेय क्या कहता है, फाई ई इज इक्वल टू क्या, क्यू अपान एप्सिलॉन 0। अब देखो यहाँ 2 कंडीशन आ गया। एक तो वैद्युत फ्लक्स हम ये निकाले हैं, वैद्युत फ्लक्स फाई ई इज इक्वल टू ई इंटू 2 पाई आर यल, ये हमने निकाला। जबकि गॉस का परिमेय कह रहा है फाई ई इज इक्वल टू क्यू अपान एप्सिलॉन 0। यह भी फाई ई है, यह भी फाई ई है, और एक ही पृष्ठ के लिए। तो जब एक ही पृष्ठ के लिए फाई ई ए भी है और फाई ई ए भी है, तो समीकरण 2 और 3 समान होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, होना चाहिए। तो यहाँ पर देखो समीकरण 1 और 2 और 3 से, समीकरण 2 और किससे, 3 से। समीकरण 2 और 3 सेम है, तो देखो समीकरण 2 से ये लिख दें क्या, ई इंटू 2 पाई आर यल इज इक्वल टू समीकरण 3 में क्या, क्यू अपान एप्सिलॉन 0। यानी क्या हो गया, ई इंटू 2 पाई आर यल इज इक्वल टू क्यू अपान एप्सिलॉन 0। हमारा हेडिंग क्या था, हमको वैद्युत क्षेत्र निकालना था। वैद्युत क्षेत्र का मतलब क्या, यही ई, तो ई इज इक्वल टू क्या लिख दें, यहाँ पर ध्यान दो, ई इज इक्वल टू क्या लिख दें, क्यू अपान 2 पाई आर यल इंटू एप्सिलॉन 0। और देखो समीकरण 1 में पलट कर अपनी कॉपी देखो, समीकरण 1 से क्यू बराबर क्या लिखे हो, आर, देखो क्यू बराबर लैम्डा एल निकाले हो। अपनी कॉपी में पीछे देखना इसी लेक्चर में, पहले समीकरण 1 जहां माने हैं, समीकरण 1 से क्यू बराबर क्या, लैम्डा एल रखने पर, तो जहां क्यू है वहां क्या लिख दें, लैम्डा एल अपान 2 पाई आर यल एप्सिलॉन 0। यल यल से क्या हुआ, कैंसिल हुआ, इज इक्वल टू क्या आ गया, लैम्डा अपान 2 पाई एप्सिलॉन 0 इंटू आर। यही किसी चालक तार के निकट वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का समीकरण होता है, क्या, ई इज इक्वल टू लैम्डा अपान 2 पाई एप्सिलॉन 0 आर। थोड़ा सा एक बार हम फिर से समझा देंगे इसका डेरिवेशन पॉइंट। पहले हम लोग रेखीय आवेश घनत्व निकाले थे लैम्डा, लैम्डा इज इक्वल टू क्यू बाई यल, यहाँ से क्यू इज इक्वल टू मिला था लैम्डा यल, समीकरण नंबर 1 मान लिए थे। इसके बाद कुल वैद्युत फ्लक्स फाई ई निकाले थे जो आया था ई डी ए, तो संपूर्ण वैद्युत फ्लक्स निकाल दिए, हो गया ई इंटू 2 पाई आर यल। फिर ये गॉसियस थ्योरम से कहे, गॉस के परिमेय से फाई ई इज इक्वल टू क्यू अपान एप्सिलॉन 0। फिर हमने कहा समीकरण 2 और 3 से ई इंटू 2 पाई आर यल इज इक्वल टू क्यू अपान एप्सिलॉन 0।
आर ई इज इक्वल टू क्या, क्यू अपान 2 पाई आर एल एप्सिलॉन 0। समीकरण 1 से क्यू का मान रख दिए क्या, लैम्डा इंटू एल बाई 2 पाई एप्सिलॉन 0 और साफ कर दिए। इस तरीके से अनंत लंबाई के किसी चालक तार के निकट वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता भी हम लोग आज पढ़ लिए। जहां भी डाउट होगा उसको आप लोग जरूर पूछिएगा। और अब इसके बाद अगले टॉपिक के साथ अगले लेक्चर में मिलेंगे। तब तक के लिए आप लोगों को धन्यवाद।